नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा और जासूसी कांड पर बोल रहे हैं सीएम योगी, और कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। सीएम योगी ने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और कोरोना पर भी कांग्रेस ने अफवाह फैला रखी है। सीएम योगी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला है और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है, और वहीं भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। सीएम योगी ने सीधा सीधा भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और सीएम योगी ने कहा भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, जिसके खिलाफ सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पर हमला बोला है और वहीं कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला बोला गया है। आपको बता दें, सीएम योगी ने माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा है और जासूसी कांड पर सीएम योगी ने बोला कि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है और सीएम योगी ने कहा कोरोना पर भी कांग्रेस ने अफवाह फैला रखी है, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश भी रची जा रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है और भारत को अस्थिर रचने की साजिश रची जा रही है। सीएम योगी ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी ने कांग्रेस और जासूसी कांड पर बोले सीएम योगी, कांग्रेस पार्टी जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष
एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। संसद का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र था और मुझे तो आश्चर्य होता है, ये परिपाटी रही है संसद सत्र में, क्योंकि लगभग 19-20 वर्षों तक संसद के अंदर कार्य करने के लिए का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ देश का संसद है। एक आम नागरिक की आवाज को उस मंच के माध्यम से हम देश के सामने रखते हैं और संसद की परिपाटी रही है कि मंत्रिमंडल के गठन पुनर्गठन के साथ। और वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत अस्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की पल पल निगरानी कर रही है। उनके स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एसजीपीजी की ओर से मंगलवार सुबह 10:30 बजे जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक कल्याण सिंह की हालत स्थिर नहीं है और शनिवार शाम को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कल्याण सिंह की ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की गई है। सांस लेने में तकलीफ और बढ़ने पर रविवार शाम से उन्हें नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पर रखा गया है और वहीं बयान के मुताबिक पीसीएम, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंड्रोक्रिनोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और एजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान भी नियमित रूप से उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 89 वर्षीय कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संक्रमण और बेहोशी के कारण एसजीपीआई में भर्ती कराया गया था और इससे पहले उनका इलाज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में चल रहा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक कई बार उनका हालचाल लेने के लिए अस्पताल जा चुके हैं और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनका हालचाल जाना। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनसे मिल चुके हैं और बुधवार को रक्षा मंत्री एक बार फिर लखनऊ में होंगे और वे कल्याण सिंह से मिलने अस्पताल जाएंगे। और वहीं संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दास कोंतोजम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में कांग्रेस के 8 विधायक आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं और वहीं मणिपुर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है और गोविंद दास कांग्रेस पार्टी से बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्हें मणिपुर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वहीं आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले महीने बीजेपी ने शारदा देवी को मणिपुर में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और शारदा देवी ने एस टिकेंदर सिंह की जगह ली है, जिनकी मई में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी।
और वहीं आज घरेलू बाजार में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है और ये करीब एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एमसीएक्स पर सोना 0.38% ऊपर और 48,258 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और वहीं बात करें चांदी की तो ये 0% ऊपर 67,442 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। पिछले सत्र में सोना 0.12% बढ़ा था और चांदी 1,000 रुपये लुढ़की थी। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर से करीब 8,000 रुपये नीचे है। और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को खबर आई थी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अडानी समूह की कुछ कंपनियों की जांच कर रहे हैं, जबकि अडानी समूह ने अहमदाबाद में बयान जारी कर कहा कि उसे हाल ही में सेबी से कोई नोटिस नहीं मिला है और जहां तक डीआरआई के कारण बताओ नोटिस का सवाल है तो वह उसे 5 साल पहले दिया गया था। कंपनी के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि समूह की कंपनियों की सेबी और कस्टम्स विभाग द्वारा जांच की खबरों पर सफाई देते हुए ये बात कही। लेकिन इस बीच गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई है और वहीं मंगलवार को शेयर बाजार खुलते ही अडानी की 6 में से 3 कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया और कारोबार के कुछ मिनटों बाद ही उनकी एक और कंपनी ने लोअर सर्किट का स्तर छुआ और अन्य 2 कंपनियों में भी गिरावट लगातार जारी है। और वहीं अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ग्रीन और अडानी पावर के शेयरों में लोअर सर्किट लगा हुआ है। और जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में एक तरफ बारिश जहां गर्मी से राहत बनकर आई है तो वहीं दूसरी ओर इसने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। दिल्ली में 2 दिन की बारिश ने ही दिल्ली सरकार और नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई। बारिश के चलते राजधानी में सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दिल्ली के द्वारका इलाके सड़क धंस गई और देखते ही देखते एक कार इसमें समा गई। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी अचानक ही जमीन में समा गई और वहीं स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार और अफसरों ने मिलकर रोड बनाने में पैसा खाया है। इनके इसी भ्रष्टाचार की वजह से इतनी पॉश कॉलोनी की सड़क अक्सर टूट जाती है। इतना ही नहीं, हादसे वाली जगह से पुलिस थाना सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। इसके बावजूद हादसे वाली जगह पर पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची और कार मालिक अश्वनी लगातार भावुक होकर रो रहे थे और मीडिया से बात नहीं कर पाए। लोगों ने बताया कि इतनी मेहनत से पाए जुटाकर गाड़ी खरीदी थी, इसलिए रो रहे हैं। और वहीं जानकारी के मुताबिक गड्ढे में फंसने वाली कार दिल्ली पुलिस के एक जवान अश्वनी कुमार की है, जिसे वक्त कार सड़क में धंसी उस वक्त वे अपने दोस्त के घर जा रहे थे। गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और वहीं कार की ऐसी हालत होने से अश्वनी कुमार बेहद भावुक हो गए थे। उनका कहना है कि एक एक पाई जोड़कर कार खरीदी थी और पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को भी गड्ढे से निकलवाया। और वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी हुई है और दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो चुकी है। और सोमवार को देश की संसद में पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सरकार की ओर से कुछ ऐसे तथ्य पेश किए गए जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। और वहीं आपको बता दें 2021 में अब तक कितनी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक इस साल अब तक 63 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, जबकि महज 4 बार इसकी कीमत घटाई गई।
आपको बता दें पेट्रोल की कीमत 63 बार बढ़ाई जा चुकी है और सिर्फ महज 4 बार ही कीमतों को घटाया गया है। और सरकार ने पेट्रोलियम और वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बकरीद की नमाज के बाद धमाका देखने को मिला है, जहां पर रॉकेट से उड़ी गई हमला हुआ है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं आई है। और धमाका अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के पास हुआ है। आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि ईद की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति भाषण से पहले अफगानिस्तान की राजधानी में कम से कम 3 रॉकेट दागे गए, जिसमें राष्ट्रपति का महल और कई दूतावास है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अफगानिस्तान के दुश्मनों ने काबुल शहर में हिस्से में रॉकेट गिराए हैं और हमारी प्रारंभिक जानकारी के आधार पर कोई हताहत नहीं हुई है। और हमले के कुछ मिनट बाद घनी ने अपने कुछ बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्र के नाम एक संबोधन भी किया। और आपको बता दें आखिरी बार दिसंबर में राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ था और अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से वहां अनिश्चितकाल माहौल खराब है। इसमें उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी तालिबान का साथ दे रहा है। तालिबान ने कई रणनीतिक जिलों में नियंत्रण हासिल किया है। उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाके तालिबान के नियंत्रण में हैं। कुल 421 जिलों और हालांकि तालिबान का ये दावा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।